अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 आज हम उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। लेक्चर नंबर 45 है, हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 5 का। डियर स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस दो अलग अलग चीज़ें हैं। एपोप्टोसिस क्या होता है और नेक्रोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी के अंदर कि जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जब सेल्स की डेथ होती है, जब सेल की डेथ होती है तो उसके बाद वो सेल जो होते हैं उसके साथ मौजूद दूसरे सेल उसको फैगोसाइटोसिस करके खुद खा जाते हैं, ठीक है, और उसकी जगह पर न्यू सेल आ जाते हैं। एक प्रोग्राम मैकेनिज़्म है, एक प्रोसेस है पूरा, इसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस बेनिफिशियल है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेल जिनमें उनकी डेथ होती है, अगर वो पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से सेल फिरते रहें या सेल मौजूद रहें जिनकी डेथ हो जाती है तो वो बेनिफिशियल नहीं होता। एपोप्टोसिस के अंदर ये होता है कि जिन सेल की डेथ हो जाती है साथ वाले मौजूद सेल उसको ईटिंग कर जाते हैं। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहा जाता है कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, उसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये एपोप्टोसिस का एक मैकेनिज़्म है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एपोप्टोसिस का ये मैकेनिज़्म किस तरह से होता है, तो फिर उसके बाद हम नेक्रोसिस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ है, एक मैकेनिज़्म है, पूरा प्रोग्रामिंग है कि ये नहीं कि सेल अचानक से डेथ हो जाए उसकी, या मतलब कोई इंजरी वगैरह हो जाए या एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, प्रोग्राम है, या तो सेल की टाइम पीरियड पूरा हो जाता है इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, दैट इज़ प्रोग्राम सेल डेथ। याद रखिएगा, अनरेगुलेटेड बाय अनरेगुलेटेड, इट इज़ कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। तो ये एक एमसीक्यूज भी है कि 50 to 70 बिलियन सेल, ठीक है जी, डाई होते हैं बाय एपोप्टोसिस इन ईच डे। एक दिन के अंदर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 50 to 70 बिलियन सेल्स आर डाइंग इन ईच डे। मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं। सबसे पहले जब एपोप्टोसिस का मैकेनिज़्म होता है तो उसके अंदर सबसे पहली बात ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ सेल के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है, और उसके अंदर सबसे पहले सेल जो है वो श्रिंक होता है। श्रिंक होने का मतलब सेल सुकड़ता है, इस तरह से अपना साइज बनाता है। जब सेल श्रिंक होता है तो इसका जो साइटोस्केलेटन होता है सेल का, साइटो मतलब माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, जिन्होंने सेल की शेप को बरकरार रखा हुआ होता है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं। सेल श्रिंक एंड बिकम्स राउंडेड ड्यू टू दी ब्रेक डाउन ऑफ द साइटो। जैसे ही साइटोस्केलेटन इसका ब्रेक होता है तो सेल राउंडेड और श्रिंक हो जाता है, मतलब साइज में छोटा हो जाता है। सबसे पहला काम सेल के अंदर यही होता है कि जो सेल का साइटोस्केलेटन है उसकी ब्रेकडाउन होती है, और सेल के साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन होने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो इसकी ब्रेकडाउन करते हैं। जैसे उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो सेल श्रिंक हो जाता है, मतलब साइज में छोटा हो जाता है। उसके बाद सेकेंड उसके अंदर क्या चेंजेस आती है, जो उसके बाद चेंजेस आती हैं वो आ जाती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब इसके जो न्यूक्लियस है वो ख़त्म हो जाता है। कैसे? ये हम सपोज करते हैं ये हमारे पास सेल है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है। जैसे इसका साइटोस्केलेटन टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, इसकी न्यूक्लियर इन्वेलप भी टूटना शुरू हो जाती है। जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप टूटती है तो इसके अंदर मौजूद जो इनसाइड क्रोमेटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, इस जगह के ऊपर आ जाता है, यहाँ पर, मतलब सेल के अंदर आ जाता है। ये डेथ हो रही है सेल की, कि एपोप्टोसिस प्रोग्रामिंग सेल डेथ किस तरह से होती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस खत्म हो गया और उसके अंदर जो मौजूद क्रोमेटिन मटेरियल था वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेपरेट हो जाता है, फैल जाता है इस तरह से। दैट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूक्लियस। देखते हैं, क्रोमेटिन अंडरगोज कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन। जो क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस होकर, जैसे ही कंडेंस होगा तो न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन हो जाएगी। उसके बाद इन दिस वे न्यूक्लियस सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज। ये जो न्यूक्लियस होता है ये फैल जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, सेल के अंदर ही राउंड करना शुरू कर देता है, जिसको हम क्रोमेटिन बॉडीज कहा जाते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाते हैं, जैसे मतलब पहला सेल श्रिंक हुआ,
फिर उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन हुई, उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये छोटी छोटी थैलियाँ बनाती है इस तरह से ना, टूटना शुरू हो जाती है इस तरह की बाहर की तरफ ना, इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज, दीज आर कॉल्ड एज एपोप्टोटिक बॉडीज। लेकिन ये उसके बाद प्रोसेस होता है जब सेल की न्यूक्लियर इन्वेलप साइटोप्लाज्म्स और ये इनकी जब ब्रेकडाउन हो जाती है और सेल का जो क्रोमेटिन मटेरियल है कंडेंस होने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर राउंड करना शुरू कर देता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। उसके रिजल्ट में छोटी छोटी ये थैलियाँ बनती हैं, इन थैलियों को हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। बल्ब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल, सेल से छोटी छोटी थैलियाँ ब्रेक होती हैं एंड आर नाउ कॉल्ड एज, और उनको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं, हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक सेल, ये दूसरा सेल है, ये हमारे पास तीसरा सेल है, ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस कहलाती हैं, मतलब सेलों के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं। इस सेल की एपोप्टोसिस हुई, मतलब इसकी प्रोग्राम सेल डेथ हुई है और इससे एपोप्टोटिक बॉडीज बाहर निकली हैं। हम सपोज करते हैं ये इंट्रासेलुलर स्पेसिस के अंदर ये एपोप्टोसिस बॉडी आना शुरू हो जाएंगी और इसके रिजल्ट में ये जो हमारे पास सेल है ये इनको ईट करना, ये जो हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज हैं इनको ईटिंग करना शुरू कर देंगे और इसके रिजल्ट में ये एपोप्टोटिक बॉडीज दूसरे सेल को डैमेज नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है हमारे पास ये बेनिफिशियल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। दैट इज ऑल अबाउट एपोप्टोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस कहते हैं कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। दीज एपोप्टोटिक बॉडीज आर देन फैगोसाइटोस्ड बाय द अदर सेल। ये जो सेल साथ मौजूद हैं ये सेल क्या करते हैं, इन एपोप्टोटिक बॉडीज को फैगोसाइटोस कर देते हैं, मतलब ईटिंग कर देते हैं, खा जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्रोसिस। वो प्रोग्राम सेल डेथ है, लेकिन ये हमारे पास जो नेक्रोसिस है दैट इज अ एक्सीडेंटल सेल डेथ, सडन सेल डेथ इसको कहा जाता है। ये किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कैंसर हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पर, जैसे कोई बाउंड है वो उसको सही तरीके से केयर नहीं करना और वो उसकी वजह से भी हो सकता है ये नेक्रोसिस। और इसके अलावा एक्सीडेंट हो जाता है उसकी जगह वहाँ पर। तो ये एक्सीडेंटल जब सेल की डेथ होती है तो ये नुकसानदेह होती है बॉडी के लिए, तो इसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द सेल, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल। तो मैंने आपको कॉजेज भी थोड़ी सी बताई किस तरह से होता है। ये बेनिफिशियल नहीं होता, ठीक है, ये बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन एपोप्टोसिस से इसका क्या डिफरेंस है? एपोप्टोसिस के अंदर हमने देखा कि एक सीक्वेंस के तहत हर चीज़ होती है। सेल है, उसका न्यूक्लियर उसका जो है वो सेल श्रिंक होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक होगी, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा, उसके बाद उसकी एपोप्टोटिक बॉडीज बनेगी, उसको फैगोसाइटोसिस होगी। ये हमारे पास एक सीक्वेंस के तहत काम होगा। नेक्रोसिस के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेस सीक्वेंटल होता है देन एपोप्टोसिस। तो ये इसका मेन डिफरेंस है फ्रॉम एपोप्टोसिस से। एपोप्टोसिस दैट नेक्रोसिस इज द लेस सीक्वेंटल देन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस से ये लेस सीक्वेंटल होता है। मैकेनिज्म देखते हैं कि इसके अंदर क्या जो है वो मैकेनिज्म है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस के अंदर ऐसा होता है क्योंकि ये एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं वो कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम ऐसे एंजाइम को रिलीज करते हैं जो कि इंट्रासेलुलर स्पेसिस के अंदर आ जाती हैं। अब ये जो इंट्रासेलुलर स्पेसिस के अंदर जब ये एंजाइम आ जाते हैं तो इन जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं इन के अंदर ये चले जाते हैं। ये फैगोसाइटोस नहीं कर सकते सेल इनको, जब फैगोसाइटोस नहीं करेंगे तो ये इन सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। मतलब जब नेक्रोसिस होती है, जैसे कैंसर है, कैंसर आपने सुना होगा, कैंसर के अंदर बॉडी के अंदर वो फैलता जाता है, दूसरे सेल्स को भी डैमेज करता जाता है। इससे से बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी ऐसे ही करता है। ठीक है, या किसी ने कोई चीज़ स्पाइडर वगैरह ने काट कर लिया, स्पाइडर बाइट जिसको कहा, ठीक है, और वो काट तो वो इस तरह से सेपरेट होता जाता है क्योंकि वो साथ वाले जो सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज करता है, वो उसको फैगोसाइटोस नहीं कर सकते। एपोप्टोसिस के अंदर फैगोसाइटोस हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन नेक्रोसिस के अंदर ये जो साथ वाले सेल होते हैं इनको ये फैगोसाइटोस नहीं कर सकते। रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम फ्रॉम द लाइसोसोम। अब वो एंजाइम क्या करते हैं, लाइसिस ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स, वो एंजाइम ऐसे होते हैं कि वो जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं साथ वाले उनको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम ब्रेक द सेलुलर कंपोनेंट्स एंड
may also be released outside the cell to break the surrounding cell। एक तो उसी सेल को भी डैमेज, ये हमारे पास नेक्रोसिस हुई सेल के अंदर, ये साथ वाला सेल है, ये भी साथ वाला सेल है। अब यहाँ से जो कंपोनेंट रिलीज होंगे, इन्होंने इसको भी डैमेज करना है और इन्होंने इसको भी डैमेज करना है, साथ वाला सेल भी इससे डैमेज होता है। Damage to the surrounding cell. The cell that die by the necrosis may also be release harmful chemical that also damage the other cell। ये ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं इन इंट्रासेलुलर स्पेसीज के अंदर, ये जो स्पेसीज है सेल्स के दरमियान, यहाँ पर एक ऐसा केमिकल रिलीज करेंगे जिसके रिजल्ट में ये जो हमारे पास सेल हैं ये भी डैमेज हो सकते हैं। और इनकी जो कॉजेज़ हैं नेक्रोसिस की, ये भी देखें, जैसे इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, कोई कैंसर है, हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट है, कोई जहर वगैरह का चला जाना, ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू अ वाउंड, एक ऐसा जख्म, ठीक है, वहाँ पर जख्म है और उसकी प्रॉपर केयर नहीं की गई, वहाँ पर भी ये हो जाता है, स्पाइडर बाइट के वजह से भी नेक्रोसिस हो सकती है। दैट इज़ नेक्रोसिस हमारे पास बेसिकली नुकसानदेह है बॉडी के लिए, क्योंकि ये दूसरे सेल्स को डैमेज करती है, साथ वाले मौजूद सेल्स को भी डैमेज करती है, लेकिन एप्टोसिस साथ वाले सेल को डैमेज नहीं करती। उससे जो भी एपिप्टोटिक बॉडीज रिलीज होती हैं वो फैगोसाइटोसिस हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो कि साथ वाले सेल्स को भी डैमेज कर देता है और ये इन्फेक्शन फैलता जाता है। नेक्रोसिस बेसिकली स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज कहलाता है कि इससे डिजीज स्प्रेड होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, लेकिन एप्टोसिस के अंदर ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता। होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ये हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो गया, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, लेक्चर्स को बार बार सुनना है, ठीक है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।